कैरेक्टर है उसका नाम क्या दें हम? फॉर एग्जाम्पल भवानी, हमारा जो भवानी है वो एक किसान है, ठीक है। और जो दूसरे कैरेक्टर है वो कहीं बाहर से आया है, मतलब भवानी यहाँ पे खेती कर रहा है, अपना अपना अच्छे से रह रहा है। और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम क्या दें? अच्छा, स्मृति। जो स्मृति है वो बाहर से आया है और वो आके यहाँ पे भवानी को ये बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे अनाज नहीं उगाना चाहिए, हम जो बोलेंगे वही उगाओगे। तो फिर भवानी बोल रही ये क्या बात हुई, मैं यहाँ से बहुत दिन से अनाज ही उगा रहा हूँ अपना। और फिर स्मृति है कि बाहर से उसको बोल रहे हैं कि आज से अनाज उगाना बंद और तुम क्या उगाओगे आज से, जो हम बोलेंगे। फिर भवानी को क्या आ जाता है? गुस्सा। और भवानी के साथ उसके और भी दोस्त हैं जो उसके साथ खेती करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। फिर जो स्मृति है कि बोलते हैं कि नहीं, आज से तुम लोग का वो अनाज, गेहूँ, चावल ये सब उगाना बंद और हम जो बोलेंगे आपको वही उगाना पड़ेगा। तो फिर इन लोगों को आ जाता है गुस्सा और ये विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके अगेंस्ट? स्मृति के अगेंस्ट। स्टोरी समझ में आया सबको? अब भी हम लोग बाद में चल के देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक। तो आज का चैप्टर शुरू करें। भवानी, कैन यू प्लीज हेल्प मी? पढ़ने वाले उसमें 2 वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे जो कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो तो पहले से बता दे रही हूँ। एक है पीजेंट्स और एक प्लांटर्स। पीजेंट्स हम किसको बोलते हैं? जो फार्मर्स होते हैं, ठीक। और प्लांटर्स कौन है? जो बाहर से आए हैं और जो हमारे पीजेंट्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके मतलब उनके अंडर रहकर ही खेती करने बोल रहे हैं। तो जो पीजेंट्स हो गए वो हमारे लोग हो गए जो इंडियंस है, और जो प्लांटर्स हैं वो क्या कौन है? ब्रिटिशर्स, ठीक। तो आज का वो जो चैप्टर है हम 3 क्लॉज में पढ़ेंगे। वो फर्स्ट क्या है? कॉजेस है। फिर रिवोल्ट कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूलर्स के ऊपर वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है? कॉजेस। ओके, तो जो हम लोग का अभी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जो पहले देखे थे कि भवानी को तुम्हें गेहूं और चावल उगाना बंद कर देना चाहिए, तो उसका कॉज क्या है? एक उसको भी एक स्टोरी के हिसाब से जानेंगे। जो स्मृति था हम लोगों का वो बाहर से आया था। फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक कलर है जो अच्छा कलर नहीं दे रहा है, लेकिन भवानी के पास एक ऐसा कलर है जो बहुत रिच कलर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्मृति के पास एक ब्लू कलर है, वो बहुत फेडेड कलर दे रहा है जो कि दिखने में अच्छा नहीं है। लेकिन भवानी के पास जो कलर है वो रिच कलर है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। रॉयल ब्लू जो हम बोलते हैं वो वाला कलर दे रहा है। तो स्मृति को क्या चाहिए होगा भवानी से? अच्छा कलर, ठीक। तो वो क्या करेगा? उसका कॉजेस हम लोग मतलब फैक्ट्स के साथ जानते हैं। इंडिगो प्लांटिंग इन बंगाल डेटेड बैक टू 1777। तो पहले इंडिगो प्लांटेशन हम लोग का कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बंगाल में 1777। ये याद रखना तुम लोग, एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। Then when Louis Bonnard, a Frenchman, introduced it to the Indians, he was the first indigo planter in Bengal. ठीक, एक फ्रेंचमैन जो थे उनका नाम भी याद रखो, क्या है? लुई बर्नार्ड। वो क्या थे? पहले बंगाल में इंडिगो प्लांटेशन जो था वो स्टार्ट किए थे। The indigo planters persuaded planters और peasants। हम लोग देखे थे कि प्लांटर्स और peasants में क्या डिफरेंस है। तो जो प्लांटर्स है वो peasants को क्या बोले? To plant indigo instead of food crops। अभी जो हम लोग पहले देख चुके हैं, जो जैसे स्मृति भवानी को बोला, क्या बोला? अभी फूड क्रॉप्स उगाना बंद करो और फिर क्या होगा? इंडिगो, जो कि वो बाद में क्या करेंगे? इंडियन से लेकर अपने यूरोपियन मार्केट में बेचेंगे।
बढ़ता जाता हूँ। फिर at a very high interest, once a farmer took such loans, he remained in debt for his whole life before passing it to his successors. तो वो इंडिगो उगाने के लिए वो जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो बाहर से आए थे, ये सब लोग बोल रहे थे अभी, तो वो क्या किए, इंडियन पीजेंट्स को लोन्स दिए, ठीक। और वो लोन्स मतलब वो इंडिगो फार्मिंग करेंगे, फिर वो लोन्स चुकाएंगे। अगर वो नहीं चुका पाए लोन्स तो वो क्या करेंगे, वही लोन्स उनके सक्सेसर को भी पास होता जाएगा। समझ में आया? उसका थर्ड कॉज क्या था? द फार्मर्स कुड मेक नो प्रॉफिट डूइंग इंडिगो। तो फार्मर्स को क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे फार्मर्स से बहुत कम पैसा देकर इंडिगो लेते थे और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत हाई रेट्स में बेचते हैं। तो प्रॉफिट किसका हुआ? ब्रिटिशर्स को हुआ। तो हमारे फार्मर्स जो लोन में थे, मतलब वो जो लोन लेके फार्मिंग कर रहे थे, उनका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर उनको सारा जीवन वही उधारी में, मतलब जो उधार वो ब्रिटिशर से लिए थे वही उधारी में चुकाना पड़ता है, ठीक। मॉर्गेज के हिसाब से रखते हैं ब्रिटिशर्स के पास, फिर उन लोगों से लोन लाते हैं, फिर वहाँ पे इंडिगो फार्मिंग करते हैं और फिर वही साइकिल चलता रहता है। साइकिल समझ में आया सबको? क्या साइकिल है? पहले ब्रिटिशर्स लोन देंगे, वहाँ पे हम लोग का इंडियन फार्मर्स फार्मिंग करेंगे, फिर वही इंडिगो को ब्रिटिशर्स से खरीदेंगे, वो भी बहुत लो वेजेस में, फिर उसको लेके यूरोपियन मार्केट में हाई रेट्स में बेचेंगे, ठीक। Then or destruction of their property if they were unwilling to obey them. फिर अगर कोई इंडियंस उनको ओबे करने में मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो क्या करते हैं, उसका प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट रूल्स फेवर्ड द प्लांटर्स बाय एन एक्ट इन 1833 द प्लांटर्स वर ग्रांटेड ए फ्री हैंड इन ऑपरेशन। उन्हीं के लोग थे ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया जो कि प्लांटर्स को क्या मिल गया, अपर हैंड मिल गया। तो वो अभी खुले में हमारे पीजेंट्स को ऑपरेस करने लगे, उन लोगों से उनका लैंड ही छीन लिए, फिर उनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फिर उनको फूड क्रॉप्स उगाने को मना करने के बाद उनको उनसे इंडिगो फार्मिंग करवाते थे। फिर फिफ्थ कॉज क्या है, इवन द जमींदार साइडेड विद द प्लांटर्स। जमींदार कौन थे? जमींदार जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जमींदार जो थे वो हमारे ही लोग थे, हमारे लोग थे, और वही हमारे लोग ही हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स तो आके पूरा मतलब वो जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह होता है वो ब्रिटिशर्स खुद आके तो नहीं करते हैं, वो रखते हैं किसी इंडियंस को जो कि उनके भी आप में आके रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो वो जमींदार जो थे वो भी क्या किए, प्लांटर्स के साइड चले गए। तो फिर ज़्यादा ऑपरेशन किसको सहना पड़ा? हमारे पीजेंट्स को। फिर देखेंगे अभी रिवोल्ट। रिवोल्ट कैसे हुआ, अभी हम लोग का मेन पॉइंट अभी आने वाला है, रिवोल्ट कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है, रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ गोविंदपुर एंड चौगाछा इन कृष्णनगर नाडिया डिस्ट्रिक्ट पर विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फर्स्ट लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स इन बंगाल 1859। ये याद रखना, 1859 में पहली बार हम लोग का क्या है, रिवोल्ट हुआ था। दो लोगों के इनिशिएशन से हम लोग का रिवोल्ट हुआ था। वो कौन है? दिगंबर विश्वास है और विष्णुचरण विश्वास है। ये दो भाई क्या किए, अभी बोले कि बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, रिवोल्ट करना चाहिए। फिर some indigo planters were given a public trial and executed। जो रिवोल्ट कर रहे थे, फिर ब्रिटिशर्स तो चुप नहीं बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों का एग्जीक्यूट मतलब फांसी। वही उस टाइम वही चलता था, जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाता था उसको फांसी दे देते थे ओपनली, जो कि दूसरों की तरफ ये मैसेज आता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाना है। Then the indigo depots were burned out. Many planters fled to avoid being caught. The zamindars were also targets of the rebellious peasants. तो
जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जमींदार जो थे वो प्लांटर्स की साइड हो गए थे, तो अभी पीजेंट्स का टारगेट कौन बन गए थे? जमींदार। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम लोग फिर से स्मृति और भवानी ये दोनों की स्टोरी सुनेंगे। जिससे रिवोल्ट हुआ, स्मृति था वो जो आउटसाइडर था और भवानी था मतलब हमारे इंडियन पीजेंट्स में ही था। अगर कोई इंडियन सी मतलब इंडियन फार्मर्स थे, अगर कोई इंडियन सी मतलब थोड़ा वो जो क्या बोलते चिंगारी जैसे कोई ऐसे आग लगाने वाला काम कर दे तो फिर भवानी को हिम्मत आ जाता है, ठीक? तो हिम्मत आ जाता है, फिर उसके बाद वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो वही हिम्मत वो जो चिंगारी लगाने वाला बात कौन किया था? एक दिन बंधु मित्र थे, ये तुम देख सकते हो, ये उन्होंने क्या किया था? एक नील दर्पण नाम का एक किताब लिखा था। उसमें वो बोले थे कि नील दर्पण मतलब ऐसे इंडिगो, जैसे 1777 से हम लोग का इंडिगो प्लांटेशन चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वो चीज़ को नोटिस किया था कि कैसे ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बुक नील दर्पण में ये जो इंडिगो प्लांटर्स की वो जो प्लाइट है उन्हीं को सब बताया था। तो फिर वो जो दो लोग थे हमारे जो विश्वास ब्रदर्स थे, उनको हिम्मत आया कि चलो मतलब अभी रिवोल्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है? ये लोग ये तुम लोग नोट कर सकते हो। Then the revolt was ruthlessly suppressed. Large forces of police and military backed by the British government and the जमींदार्स mercilessly slaughtered a number of peasants. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारे बहुत peasants को मार दिया, ठीक? मतलब एग्जीक्यूट कर दिया और slaughtered मतलब खत्म कर दिया। फिर ब्रिटिश पुलिस ने mercilessly hanged ग्रेट लीडर ऑफ इंडिगो रिबेल्स, जो रिबेल्स कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, उन्होंने सबको हैंग कर दिया। देन द विश्वास ब्रदर्स ऑफ नाडिया, खादेपुला, पवना एंड राफिक मॉडल ऑफ मालवा वे पॉपुलर लीडर्स। जो पॉपुलर लीडर्स हुआ करते थे, इन लोगों का नाम तुम लोग नोट कर सकते हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक? देन हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर। तो वो जो रिवोल्ट ये लोग छेड़ दिए थे, तो उसका इफेक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या हुआ वो देखेंगे। तो जो फर्स्ट था, तो स्टूडेंट योगेश चंद्र बघेल describes the revolt as a non-violent revolution and gives this as a reason why the Indigo revolt was a success compared to the Sepoy revolt. तो ये जो इंडिगो रिवॉल्यूशन हो रहा था हम लोगों का, तो ये क्या था? नॉन वायलेंट था। यहाँ पे हम लोग पीजेंट्स है वो क्या करेंगे? जैसे सिपाही विद्रोह, उनके पास क्या था? हथियार थे, कुछ मतलब वीपन्स थे जिससे वो लोग सिपाही रिवोल्ट किए थे। लेकिन ये जो इंडिगो फार्मर्स हैं वो पीजेंट्स ही थे, तो उनके पास ज़्यादा कुछ हथियार वैसे था नहीं, तो वो ये क्या था? नॉन वायलेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं अहिंसा के पथ पर ये चल के ये रिवोल्ट करते थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? ये जो रिवोल्ट हुआ ये ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट डाला। तो उन्होंने क्या किया? 1860 में एक इंडिगो कमीशन, जैसे हम लोग का अभी यहाँ पे देख सकते हो इंडिगो कमीशन इन 1860, वहाँ पे एक इंडिगो कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। तो वो इंडिगो कमीशन में क्या हुआ? तो इंडिगो कमीशन इन रिपोर्ट E.W.L. Tower noted that not a chest of indigo is England without being stained with human blood. तो उन्होंने ये बोला कि वो जो इंडिगो जो यहाँ से यूरोप डिपो किया जा रहा है, तो वो एक इंडिगो ऐसा नहीं है जिसमें ह्यूमन ब्लड का टच ना हो। इसका मतलब ये है कि इंडिगो उगाने के लिए हमारे पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। उन्हीं के ही लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कैसे मतलब एक भी इंडिगो यहाँ से यूरोप नहीं गया जहाँ पे ब्लड का एक छींटा भी ना हो। तो मतलब सोच सकते हो कि कितना एक्सप्लॉइट किए होंगे ब्रिटिशर्स हमारी इंडियंस को। तो फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द इंडिगो कमीशन इन 1860 ड्यू टू नवाब अब्दुल लतीफ्स initiative with the goal of putting an end to the repressions of indigo planters by creating the Indigo Act 1862. अभी जो हम लोग ये पूरा पढ़ रहे थे, इस रिवॉल्यूशन का पूरा क्या नाम है?
क्योंकि इंडिगो का जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, पहले जैसे मैं बोली थी स्मृति के पास जो ब्लू कलर है वो क्या है, उतना अच्छा कलर नहीं दे रहा है, तो उन लोगों को चाहिए रिच ब्लू डाई कलर, जो वो लेके इंडिगो को हम लोग किस फैक्ट्री में यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो जो क्लोथिंग फैक्ट्री हो गया, और डाई करने के लिए वही इंडिगो कलर चाहिए। तो वही इंडिगो कलर उनको इंडियंस से चाहिए था, और इंडियन से इतना मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। जैसे हम लोग देख लें कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी स्टार्ट हो गया था, ठीक, तो उनका जो फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रहा था, तो उनको कहाँ से रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, इंडिया से, और इंडिया से वो लोग ले रहे थे कलर, वो भी कम रुपए में, और वहाँ पे यूरोपियन मार्केट में बेचते थे हाई प्राइस में। तो समझ में आया सबको पूरा ब्लू रिबेलियन क्या है? चलो एक वीडियो उसको समराइज करने के लिए देख लेते। तो समझ में आया सबको ब्लू रिबेलियन क्या है और इंडिगो के लिए कैसे बीजांस ने रिवोल्ट किया, सबको समझ में आया? किसी के पास कुछ डाउट है? अभी कुछ क्वेश्चंस लेके उसको डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या सब पढ़ा। The first question is which crop was central to the blue rebellion? इसका आंसर कौन? हाथ पहले हाथ उठाओ। किरण, इंडिगो, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज इंडिगो। Next question, sit down here. The next question is where did the majority of the indigo revolt takes place? Premananda? Very good. The correct answer is Bengal. The next question is who were the main participants in the blue rebellion? Lipsita. Peasant farmers. Yeah, the correct answer is peasant farmers. And the next question is which year is associated with the indigo revolt? Kirti? 1859. Very good, 1859. Sit down. And the last question is what was the primary reason for the indigo rebellion? Subham? Low wages for indigo farmers. Right, correct, very good. So the main reason for indigo revolution is low wages for indigo farmers. Okay, that's how